हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नरेशन का पार्ट नंबर 4 यानी चौथा भाग पढ़ेंगे। नरेशन में हमने 3 भाग पढ़े थे। 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि असर्टिव जो सेंटेंस होता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं या जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में हमने दोनों टाइप्स पढ़े थे, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्लस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ये दोनों हमने पढ़े थे। और उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाते, इनडायरेक्ट बनाते समय इंटेरोगेटिव से यानी प्रश्नवाचक से उसे असर्टिव यानी साधारण में बदल दिया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि 3 जो मेन चेंजेस होते हैं RS के अंदर, वो लगभग अधिकतर सेंटेंसेस में होता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसा भी जानेंगे जो हमने उस वाले सेंटेंस के अंदर नहीं जाना था या उन 3 भागों में हमने नहीं पढ़ा था। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले उन्हीं चीज़ों के बारे में जो हमने पहले वाले सेंटेंसेस में नहीं जान पाए थे। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ बातें आप लिखी हुई देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। यहाँ फर्स्ट जो नोट हमने डाला है वो कुछ इस तरीके का है कि यदि RV जो बाहर का वाक्य होता है, जो स्टार्टिंग होता है, में अगर पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो ही RS यानी अंदर के वाक्य का टेंस का मतलब HV प्लस MV यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, बदलता है। बात को समझिए, क्या कह रहा है वो कि यदि बाहर पास्ट टेंस है, जिसे मान लीजिए वो 2 सेंटेंस दे रहा है इस तरीके से, और हमने पढ़ा है कि 2 सेंटेंसेस में एक बाहर का होता है, एक अंदर का, एक RV होता है और एक RS होता है। वो कह रहा है कि यदि बाहर के वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, तो अंदर भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस। यानी अगर बाहर पास्ट टेंस है तो ही अंदर के सारे टेंस मिलकर कौन से टेंस में बदलते हैं, पास्ट टेंस। यानी अंदर जो मुख्यतः 3 चेंजेस होते हैं, जो 3 प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उनमें एक परिवर्तन किसका होता है, टेंस का होता है। वो परिवर्तन कब होगा, जब बाहर के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए क्या मिल जाए, सेड मिल जाए, आस्क्ड मिल जाए, टोल्ड मिल जाए, रिक्वेस्टेड मिल जाए, ऑर्डर्ड मिल जाए, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल जाए, सेकंड फॉर्म, तो अंदर का टेंस बदलता है। लेकिन अगर बाहर के वाक्य में ये टेंस नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है। जैसा है, अगर उसमें इजमार है तो इजमार रहेगा, अगर उसमें वाजवर है तो वाजवर ही रहेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यदि RS यानी कि वही अंदर का वाक्य में कोई शाश्वत या सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत या सार्वभौमिक सत्य आप सब जानते हो। जैसे मान लीजिए जिसको सर्वभूमि स्वीकार करती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, 0 डिग्री पर जम जाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इस तरीके से ये सारी बातें जो हैं वो कैसी हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं। इन्हें सारी भूमि स्वीकार करती है। फिर कहता है कि ऐतिहासिक बात, इतिहास की कोई बात हो, वर्तमान की कोई आदत, कहावत या मुहावरा। अब मेरी बात को, ये अगर इनमें से कोई भी चीज दी गई है अंदर के वाक्य में, तो RS में 3 परिवर्तन जो होते हैं, उन तीनों परिवर्तन में से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से अगर कोई भी चीज दे दी गई है तो तीनों परिवर्तनों में से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए। वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी बात या ऐसी कोई घटना जो कभी बदलती नहीं है, चाहे वो भूतकाल की हो, वर्तमान की हो या भविष्य की हो, वो तीनों समय में एक जैसी रहती है। वो तीनों समय में कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। तो अंदर के वाक्य में RS रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर
आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप बताइए मुझे, क्या सूर्य पूर्व से निकलता जो है, क्या आप उसे पश्चिम से निकाल सकते हो? क्या कभी ये बदल सकता है? नहीं, ये भूतकाल में भी ऐसे ही निकलता था, वर्तमान में भी ऐसे ही है, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ऐतिहासिक बात, इतिहास कभी बदल सकता है? इतिहास कभी बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो बदलने वाली चीज नहीं है। वर्तमान की कोई आदत, अब चाहे वो आदत वर्तमान की हो या भूतकाल की हो, लेकिन आदत कभी भी बदलती नहीं है। ये बात आप तय रखिए, आदत नहीं बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट, कहावत, कहावत बदलती हैं? नहीं बदलती। मुहावरे बदलते हैं? आइडम्स नहीं बदलते हैं। तो अगर ये दिए गए हैं तो इनको बदला नहीं जाता, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं वर्क इज वर्शिप, भाई कर्म ही पूजा है, तो ये वर्क इज वर्शिप ऑलवेज ऐसा ही पढ़ा जाएगा। वर्क इज वर्शिप भूतकाल में भी ऐसे ही पढ़ा गया था, वर्क इज वर्शिप भविष्य में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा और वर्तमान में भी ऐसे ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए जिसको कहते हैं द वैल्यूएबल थिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज टाइम, इस संसार में जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है? समय है। समय मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। तो ये बात भूतकाल में भी ऐसी थी, वर्तमान में भी ऐसी, आने वाले समय में भी ऐसी होगी। जैसे लिखा जाए कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो तंबाकू है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भूतकाल में कभी लिखी गई हुई ये एक कहावत है, ये एक मुहावरा बना दिया, एक कहावत बना दी, इसको लोकोक्ति बना दी इसको। तो ये हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, तो ये तो भूतकाल में भी ऐसे ही पढ़ी गई थी। आप देखिए छठी सातवीं क्लास में जब हम थे तब भी ऐसे ही पढ़ी जाती थी, अब बड़े हो गए तब भी ऐसी पढ़ी लिखी हुई देखते हैं, आने वाले समय में भी ऐसी लिखी हुई देखेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो कभी बदलती नहीं हैं, जो कभी बदलती नहीं हैं, अगर वो चीज़ें ही नहीं बदलती तो उनमें परिवर्तन किस बात का? तो उनके अंदर तीनों में से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इन दोनों बातों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए हमने पढ़ा था कि बाहर के वाक्य में यदि पास्ट टेंस है तो ही अंदर का आरएस यानी कि जो अंदर का वाक्य है उसका क्या चेंज होता है? टेंस चेंज होता है। आप यहां देखिए वो कह रहा है कि सी, यहां सेज है तो सेज तो टेल्स इसमें बदलता है, टू हट के क्या बच जाता है? मी, और दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट होते हैं? दैट से, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है। यू है, यू मी के हिसाब से बदलेगा तो आप सबको पता है वो किस में बदलता है? आई में। किस में बदलेगा? आई में, क्योंकि यू का नंबर है पहला और मी वाली लाइन में पहले नंबर पर कौन आता है? आई, माई, मी, आप सबको पता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? आ, यू के साथ आर दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है बाहर अगर सेकंड वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है वर्ब की, तो आप अंदर के टेंस को मत बदलिए। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या कहलाती है? टेंस। अब मेन वर्ब इसमें है नहीं, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो ये बदलेगी नहीं, तो इजेमार इसमें है तो इजेमार ही इसमें लगेगा। यू के साथ आर लग रहा है लेकिन आई के साथ क्या लगेगा? एन। ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सी के हिसाब से बदलेगा तो ये बदलेगा हा, और इसमें बताएगा बेस्ट का बेस्ट और फ्रेंड का फ्रेंड। हमको जानना ये है, हमको देखना ये है, क्या हमारा टेंस बदला? क्या ये बदला? नहीं बदला। ये आर है तो ये क्या हो गया? एम हो गया। वो इजेमार वहाँ है, इजेमार ही यहाँ है। टेंस बदला क्या? नहीं बदला। अगर यहाँ से की जगह सेड होता, सेज की जगह क्या होता? सेड, तो यहाँ टेल्स की जगह क्या हो जाता? टोल्ड। तो ये इजेमार किस में बदल जाता? वास वर्ब में बदलता ना। यही बात वो कह रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, नंबर फर्स्ट, रमेश सैड टू हर। चलिए लिखते हैं, रमेश सैड किस में बदल जाएगा? टोल्ड में, टू हटी जाएगा, क्या बचेगा? ह। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है तो मैं इसमें किसका यूज करूंगा कनेक्टिव वर्ड के रूप में? दैट का। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? एक आइडम है, ये एक मुहावरा है, सॉरी ये एक सेइंग है, ये एक क्या नाम से कहावत है आपकी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है। मैंने क्या कहा था? अगर ऐसी कोई बात आ जाए, कहावत, मुहावरा, ऐतिहासिक बात जो बदलती नहीं है, क्या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये केवल आज के लिए है या केवल ये भूतकाल के लिए थी, आगे जाके ऐसी नहीं हो, ईमानदारी अच्छी नीति नहीं रहेगी? क्या ये बदलेगी कभी? नहीं बदलेगी। अगर ये बदलेगी नहीं तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? ठीक है। कुछ बदला इसके अंदर?
तीन जो चेंजेस होते थे, जो अलग अलग प्रकार के तीन परिवर्तन होते थे, उनमें से मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि इसमें कोई चीज बदलती नहीं है, कभी नहीं बदलती, ये हमेशा एक जैसी रहेगी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, नंबर सेकंड, टीचर सेड किसमें बदल गया, टोल्ड में, टू हट के क्या बच गया, मी, दोनों किससे कनेक्ट हो गए, दैट्स इट। यहां लिखा है, सॉरी, महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट राजपूती वॉरियर। ठीक है, महाराणा प्रताप एक महान राजपूती वीर थे, ये लिखा है, योद्धा थे। अच्छा, तो क्या महाराणा प्रताप जो राजपूती योद्धा थे, ये एक ऐतिहासिक बात है क्योंकि इतिहास से संबंधित हो गई, तो क्या ये बदल सकती है? क्या वो आगे जाके कमजोर हो जाएंगे? क्या वो आगे जाके योद्धा नहीं रहेंगे? क्या आने वाली पीढ़ी उसको योद्धा के रूप में नहीं जानेगी? जानेगी। क्या ये कभी बदलेगा? इतिहास कभी बदलता है? नहीं बदलता है। तो ये ऐसे की ऐसे लिखने में आ जाएगा। तो ऐसी चीजें जो शाश्वत हो, सार्वभौमिक हो, ऐतिहासिक हो, कोई आदत हो, कहावत हो, मुहावरा हो, ये कभी भी क्या नहीं करती हैं, बदलती नहीं है। ये दो बातें हमको जाननी थी। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस नंबर सी, जिसको इंपैरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। तो चलिए इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपैरेटिव को तो आप जानते हो, हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था। इंपैरेटिव का मतलब हो जाता है आदेशात्मक, जिसमें किसका भाव हो, आदेश का, जिसमें किस तरीके का भाव हो, आदेश का हो, आज्ञा का हो। ठीक है, तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। अब सवाल कि सर इंपैरेटिव हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव में, तो उसमें 4 प्रकार के थे, इसमें कितने प्रकार के हैं? तो इंपैरेटिव जो होता है वो 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें एक और प्रकार जुड़ जाता है, यानी कि जो नरेशन होता है उसमें इंपैरेटिव को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यानी कितने तरीके से बनता है? 5 टाइप्स। कितने प्रकार हैं इसके? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए उन प्रकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस एज फॉलो। निम्न प्रकार, जो निम्न अनुसार है, वो 5 प्रकार के इंपैरेटिव होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, पहले इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट इंपैरेटिव कौन सा होता है? नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था, वही होता है जो एक्टिव और पैसिव में होता है, स्टार्टिंग विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एमवी। ठीक है, तो यहां फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, किससे स्टार्ट होने वाला? फर्स्ट फॉर्म से। एमवी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे स्टार्ट होने वाला जो होता है वो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। अब सवाल ये कि इसमें कितना पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ छोटी सी बातें, थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। किस तरीके से आप याद रखोगे वो आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस में आपको एक रूल याद रखना होता है कि आप सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट ही लिखोगे। ठीक है, जो सैड होता है उस सैड को कई तरीके से बदला जाता है। ठीक है, उस सैड को आप ऑर्डर्ड में भी बदल सकते हो, उसको रिक्वेस्टेड में भी बदल सकते हो, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में। इसको किसी भी तरीके से बदला जा सकता है, वार्न में बदला जा सकता है, चेतावनी, एब्स्ड में गाली देने में बदला जा सकता है। तो इसको कई तरीके से बदला जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें एक चीज और लिखूंगा, जो आपका ये सब्जेक्ट सैड है उसे एक और चीज में बदला जाता है, वो होता है आस्क्ड। ठीक है, अभी इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने रूल को आगे बढ़ाते हैं। ये लिखने के बाद आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए। इसमें ध्यान देने की बात है कि दोनों सेंटेंस जो हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? टू से। किससे कनेक्ट होते हैं? टू से। और टू के हमेशा बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आप देख लेना नियम अनुसार परिवर्तन होते रहेंगे, बचा हुआ सेंटेंस। ठीक है, अब हमें समझना था इन चीजों को कि इनको कैसे समझे। सर ये आपने ऑर्डर भी लिखा है, रिक्वेस्टेड भी लिखा है, एडवाइज्ड भी लिखा है, सजेस्टेड भी लिखा, और एक और लिख दिया आपने तो आस्क्ड। ये कब काम आते हैं? तो चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं इन चीजों के बारे में, तो देखिए हमें समझना होगा कुछ बातों को। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है,
और टीचर के साथ कौन होता है? आप एक कॉम्बिनेशन देखिए, टीचर के साथ कौन, किसका कॉम्बिनेशन होता है? स्टूडेंट का। एक जो मास्टर होता है, मास्टर किसको कहते हैं? मालिक को कहते हैं। एक जो मास्टर होता है वो किसका कॉम्बिनेशन किससे होता है? सर्वेंट से। किससे होता है? सर्वेंट से, नौकर के साथ होता है। ठीक है। एक जो ऑफिसर होता है, कौन होता है? ऑफिसर। एक जो अथॉरिटी होता है, एक जो अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, वो जो होता है उसका कांटेक्ट किससे होता है या उसका कॉम्बिनेशन किससे होता है? किसी सोल्जर के साथ, ठीक है, किसी सर्वेंट या एम्प्लॉय के साथ। किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई जैसे जनरल है या सॉरी जर्नल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए जर्नल न हो के कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस जैसे मान लीजिए आईपीएस, ठीक है। अब ये है और इसका जोर किस पे होता है? सोल्जर पर, पुलिसमैन पे, ठीक है। तो इस तरीके के आर्मी मैन पे इस तरीके का होता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट टीचर है और ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। ये तो आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसी तरीके का एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूं, जिसे मान लीजिए एक होता है डॉक्टर, और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? पेशेंट। क्या होता है? पेशेंट होता है ना, डॉक्टर का कॉम्बिनेशन पेशेंट से होता है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन की बात हो, जब टीचर स्टूडेंट से कोई बात कहता है, ठीक है, तो उस बात की टीचर स्टूडेंट को एडवाइस भी देता है ना, एडवाइस। ठीक है। एडवाइस देने के साथ साथ टीचर कभी कभी ऑर्डर भी देता है ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर देने के बाद कभी कभी टीचर रिक्वेस्ट भी करता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। टीचर हमेशा स्टूडेंट को क्या देता है? एडवाइस देता है। ऑर्डर कभी भी नहीं देता है। क्या नहीं दिया जाएगा? ऑर्डर कभी भी नहीं दिया जाएगा। यानी एक टीचर और स्टूडेंट की जब बात होती है तो उसमें या तो और एडवाइस दी जाती है या दिया जाता है सजेशन। क्या दिया जाता है? सजेशन, सुझाव। दो चीजें होती हैं। एक मास्टर जब नौकर को कुछ कहता है तो मास्टर मालिक नौकर को रिक्वेस्ट करता है कि लाइए एक गिलास, प्लीज एक गिलास पानी दीजिए, या कृपया ये काम कीजिए या कोई और काम कीजिए। मास्टर हमेशा नौकर को क्या देता है? ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर। ठीक है। इसी तरीके से एक ऑफिसर एक एम्प्लॉय को क्या देता है? ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर। एक आईपीएस या एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को क्या देता है? ऑर्डर देता है। एक डॉक्टर एक पेशेंट को क्या देता है? ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, एडवाइस। यस, क्या देता है? एडवाइस। और एडवाइस के साथ साथ क्या देता है? सजेशन। क्या देता है? यानी कि क्या करता है? सजेस्ट करता है, उसको सुझाव देता है या नहीं देता? देता है। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया है? क्योंकि अभी हम एक नोट लिखने जा रहे हैं, एक नोट हम डालेंगे। उस नोट में हमें ये लिखना है कि बाहर जो सेड होता है, बाहर क्या होता है? जो आपको सेड दिया जाएगा डायरेक्ट वाक्य में, डायरेक्ट सेंटेंस में, क्वेश्चन के अंदर जो सेड दिया जाएगा उसको किस में बदलें? तो वो कहता है कि इन सभी चीजों में बदलिए, इनमें से कोई एक बदलना है। तो आपको यह तय करना है कि टीचर स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन है, मास्टर सर्वेंट का है, ऑफिसर सोल्जर का है, या किसी बड़े बुजुर्ग का छोटे बच्चों के लिए तो एक सजेशन, एक एडवाइस होती है। ऑर्डर भी हो सकता है, माँ बाप का बेटे के प्रति या बच्चे के प्रति है तो ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, सजेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये अंदर के वाक्य को देखकर भाव निकाला जाता है, आरएस को देखकर भाव निकाला जाता है, फिर बाहर लगाया जाता है। ठीक है। तो आप कैसे भाव निकालोगे? इस तरीके से भाव निकाल, ऐसे पता लगेगा आपको कि क्या आना चाहिए। ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता तो आरएस को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो आदेश का है कि प्रार्थना का है कि सजेशन का है, वो आप पढ़ के देखिए। अब इसके अलावा मैंने एक और वर्ड लिख दिया यहाँ पे, आस्क्ड, कि सर ये आस्क्ड कब काम आएगा? तो आस्क्ड कब काम आता है? जब इनका कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है? गलत। एक टीचर की जगह डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर की जगह टीचर। एक डॉक्टर स्टूडेंट को एडवाइस देता है, सजेस्ट देता है। एक ऑफिसर एक पेशेंट को एडवाइस देगा? नहीं, वो तो ऑर्डर ही देता है। इनका कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। जब इनका कॉम्बिनेशन गलत हो जाए, जब ये आपस में सही सामंजस्य नहीं बिठा पाए, तो आप समझ लीजिए कि अंदर का भाव हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दूसरा नोट बनता है कि जब अंदर का भाव, जब आर एस का भाव हमें समझ नहीं आता है तो सैड हमेशा किस में बदला जाता है?
आस्क्ड में। यहाँ आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं होता, यहाँ आस्क्ड का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आस्क्ड का मतलब क्या होता है, कहना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको बदलना है। तो अब हम वो दो नोट्स लिख लेते हैं जिनके लिए हमने इतनी सारी चीजों को समझा है। ठीक है, तो दोनों नोट्स के बारे में हम जानते हैं, तो दोनों नोट्स कौन से हैं, तो चलिए लिखते हैं पहले और दूसरे नोट को। ये नोट आपके सामने स्पष्ट हो गए हैं कि आरवी में दिए गए सेड को आरएस का भाव देखकर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, वार्न आदि में बदलते हैं, आदि शब्दों में बदला जाता है। लेकिन जब दूसरा कहता है कि जब आरएस का भाव स्पष्ट नहीं हो तो सेड को हमेशा किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। जब हमारे सामने भाव ही स्पष्ट नहीं होगा, तो भाव स्पष्ट नहीं होगा तो फिर उसको बदलेंगे कैसे, तो उसको किस में बदल दिया जाता है, आस्क्ड में। ये आस्क्ड इन सभी का काम करता है। आस्क्ड का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कहना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस सूत्र का यूज करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए राम सैड टू मी, राम सैड टू मी लिव द पेन here for me। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां कि राम said to me leave the pen here for me। ठीक है, अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, राम का राम, अब हमारी जो अग्नि परीक्षा है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। सैड आ गया इसमें, तो अंदर के भाव को देखकर बताइए कि इसमें किसका भाव है। राम ने मुझसे कहा कि लिव द पेन, पेन को छोड़ दो, हेयर मिस यहाँ, फॉर मी मिस किसके लिए, मेरे लिए। राम ने कहा कि पेन को यहाँ मेरे लिए छोड़ दो। अब इसमें प्रार्थना का भी भाव हो सकता है, इसमें आदेश का भी भाव हो सकता है, इसमें सुझाव का भी भाव हो सकता है, इसमें चेतावनी का भाव भी हो सकता है, इसमें सलाह का भाव भी हो सकता है। तो भाव जो है वो स्पष्ट नहीं है। राम और मेरे बीच कोई भी बात हो सकती है, लेकिन एक मालिक और नौकर के बीच आदेश की ही बात होती है। ठीक है, तो राम जो है, मैं यहाँ सैड को किसमें बदल देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने भाव स्पष्ट नहीं है। मैंने क्या लिखा, आस्क्ड। टू हटके क्या बच गया, मी हो गया। यहां दोनों जो सेंटेंस हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, टू से। मैं यहां टू लगाऊंगा, लगा दिया। वो कह रहा है टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां भी हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट है, फर्स्ट फॉर्म से। तो लिव का लिव, द आर्टिकल आ गया, पेन का पेन, हेयर किस में बदल जाता है, देयर में। फो का फो, अब क्या आ गया, मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके साथ से बदलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। मी का नंबर आई, माई, मी, कौन सा नंबर है, तीसरा। राम पुरुष है तो पुरुष वाली लाइन में कौन सा नंबर, तीसरा। ही, हिज, हिम, तो यहाँ जो मी है वो किस में बदल जाएगा, हिम में। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। राम आस्क्ड मी टू लिव द पेन देयर फॉर हिम। इस तरीके से हमको यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेस को हल करना है। भाव समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वहां आस्क्ड लगा देना है। अब एक और समस्या कि सर हमें तो समझ में आएगा ही नहीं कि भाव क्या है अंदर, तो उसके लिए इस समस्या का समाधान हो गया है। जो आरबीएसई जो बोर्ड होता है, जो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है, उस एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया है कि आपको बाहर का वाक्य यानी आरवी जो सेंटेंस होता है उसे वो ऑलरेडी बनाकर देता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी उसको बनाकर देता है, पेपर के अंदर, बोर्ड पेपर के अंदर उसको ऑलरेडी बनाकर दिया जाता है। यानी जो आपका सेड है उसे ऑलरेडी चेंज करके दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सेड किस में बदलता है। तो ये समस्या वहां भी हल हो जाती है। फिर भी अगर नहीं हल होती है और आपको समझ में नहीं आता है कि अंदर कौन सा भाव है, तो आप किसका यूज करें, वहां आस्क्ड का यूज करें। ठीक है, इस तरीके से हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार होते हैं, उनमें से हमने पहला पढ़ लिया है। नेक्स्ट 4 को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।